कोर्ट के अंदर फैसला आया जिसने नून लीग के झूठ पे मबनी बयानिए को बेनकाब कर दिया। डस्का के इलेक्शन के अंदर गुज़श्ता 4 दहाइयों पर मुश्तमिल जो गद्दी नशीनी का और जान नशीनी का सूरज था, वो PTI की क़यादत और अली असद मल्ली और डस्का की हमारी टीम के हाथों ग़ुरूब हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसले सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल्का NA-75 डस्का में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने रीपोलिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखते हुए 10 अप्रैल को होने वाली पोलिंग रोकने का हुक्म दे दिया है और ये रिमार्क्स दिए हैं कि मुकदमे में फैसला करने के लिए अभी मजीद वक्त दरकार है। बलदियाती इदारों की अगर बात करें तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद ऑर्डिनेंस के जरिए मई 2019 में बलदियाती इदारे मुद्दत पूरी होने से पहले ही खत्म कर दिए गए थे। नून लीग की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बलदियाती एक्ट को आइन के मुतसादम करार दिया है और तकरीबन 22 माह बाद पंजाब में बलदियाती इदारे बहाल करने का हुक्म दिया है। रिमार्क्स दिए हैं कि अवाम ने बलदियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया है। एक नोटिफिकेशन की आड़ में उन्हें घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर PMLN और PTI आमने सामने हैं, मीडिया टॉक्स की जा रही हैं, अपनी अपनी फतह के दावे किए जा रहे हैं और खुशियां भी मनाई जा रही हैं। और इसी मुनासिबत से हमारा सवाल है हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज करी हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं किसके हिस्से में कितनी कामयाबी आई? जी हाफिज़ ताहिर साहब। जी आमिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल वही, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले सामने आए, किसके हिस्से में आपके ख्याल में कितनी कामयाबी? देखें, बड़े अहम नुकात पे फैसले आए हैं कि पंजाब के 60,000 जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको किस कानून के तहत जो आइन से मुतसादिम था सज़ा दी गई। और जहन में रखें कि ये पंजाब में जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस लाया गया था, ये एक छापा था जो वज़ीर आज़म ऑफिस से उस वक्त CM ऑफिस को आया था और कोई कॉमा नुक्ता कुछ चेंज नहीं हुआ और उसको लागू कर दिया गया था। अब ये बात है कि इंसाफ बल्दियाती इदारों को कितनी ताख़ीर से मिला, यही हमारा अलमिया भी है। जैसे ऑरेंज ट्रेन का था ना, स्टे 1 साल से ऊपर चलता रहा, फिर उसका फ़ैसला 8 महीने नहीं आया, तो वो पे तो पाकिस्तान ही करेगा ना उस सारे फ़ैसले को। अब ये जो बल्दियाती इदारों के साथ सलूक रवा रखा और अयाज साहब लाहौर का बताते हैं जो हालत बुज़दार गवर्नमेंट ने की है सफाई की, अब आगे आपको और हमें एक खींचातानी नई नज़र आएगी जब ये बल्दियाती इदारों में जाएंगे नुमाइंदे, इनको ये पैसे नहीं देंगे, इनको तंग करेंगे। लेकिन ये इस्लामाबाद की तरह तंगी नहीं होगी कि अंसर शेख प्राइम मिनिस्टर साबिक नवाज शरीफ के करीबी ताल्लुक़ वाले थे तो उन्होंने ला के यहाँ मेयर बिठा दिया था। पंजाब के जितने मेयर हैं, ज़िला कौंसलों के चेयरमैन हैं, बल्दिया के हैं, वो सारे के सारे लोकल्स थे और वो तसल्ली करके रख देंगे पंजाब गवर्नमेंट की और पंजाब गवर्नमेंट करेगी उनकी तसल्ली और आवाम की, दोनों मिलके करेंगे तसल्ली, क्योंकि काम तो नहीं होना, गंद और बढ़ेगा क्योंकि इन्होंने ताउन तो करना नहीं। जैसे सिंध में नज़र आता था ना, कराची में MQM चूँकि फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदा थी और वसीम अख्तर वहाँ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उनको फंड्स नहीं देते थे बल्कि इख्तियार ले लिए गए थे। अब यहाँ तो बल्दियाती इदारे ही उड़ा दिए गए थे और दानियाल अजीज़ ने, जो नकवी साहब होते थे मुशर्रफ के दौर में, वो नया एक कानून लेके आए थे बल्दियाती इदारों का, उस दौर से साथ चल रहे थे और उनका ये है कि भाई इसको होना चाहिए काम। तो ये उनके हिस्से में PMLN के लोग थे सारे, उनके हिस्से में फतह आई। लेकिन क्या इसको इखलाकी तौर पे बुज़दार गवर्नमेंट ये देखेगी कि ये हमने गलत काम किया? प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कि हमने जिस जवाज़ को हम बनाते हैं कि जी वो पंचायत और लोकल कौंसलें बनानी थी, हिम्मत नहीं पड़ी। अब भी ऐलान कराया था कि हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनाज़ा बनाया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा था कि ये गैर आइनी तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने बल्दियाती इदारे ख़त्म किए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब अपहेल्ड किया है, उसको भी, इन नुमाइंदों की दरख्वास्त को भी। अब आप आ जाए डस्का। डस्का क्या है? वहाँ कोई ख़ास ऐसा एतराज़ नहीं सामने आया
कि इलेक्शन वहाँ री इलेक्शन नहीं हो सकता। वहाँ पे एतराज़ अब टाइम पे है, क्योंकि शायद एक किसी जज साहब की फैमिली में शादी है, पंजाब हाउस का एक ब्लॉक भी तैयार हो रहा है उसके लिए, तो ये बेंच इसलिए अवेलेबल नहीं होगा कुछ दिन के लिए, तो वो आ जाएगा, वो नई डेट आ जाएगी, क्योंकि ये तो तनाज़ा तो क्लियर है कि वहाँ री इलेक्शन होना है। अब 76 तो आज शहर के आगे पोलिंग स्टेशन सामने, तो फिर बचेंगे कितने, मतलब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। असल बात यह है कि हमारे इंसाफ देने वाले इदारों को भी, और जो इंसाफ की राह में रुकावट बनती हैं यानी हुकूमतें, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि 130 अदालतें एहतसाब की कायम कर दें। वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब में कहा कि मैं हर तरह की सपोर्ट करूंगा, लेकिन अदालत के लिए जज भी नहीं देते, पैसे भी नहीं देते। तो किस तरह काम चलेगा, इससे पाकिस्तान सफ़र करता है। ये छोटी छोटी सी बातों से शुरू होता है, क्योंकि आपको नून लीग के मुंतखब नुमाइंदे पसंद नहीं थे पंजाब में, आपने उनको चलने नहीं दिया। लेकिन यही बात आपको विफाक में जब आप बैठते थे और MQM के साथ, तो आप वहाँ कहते थे सिंध गवर्नमेंट को कि जी वो बड़ी ज्यादती कर रही है, MQM के मेयर को काम नहीं करने दे रही। दो अमली हर तरह से हर सतह पे सामने आती है। अब असल बात यह है कि आप सोच लें, जिस तरह, क्योंकि हम आखिर में जाके बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ने जो आज इजलास किया उसके ऊपर, बिल्कुल, अगर प्राइम मिनिस्टर इतनी अहमियत देते हैं इन सब चीज़ों को, तो असल बात तो ये होनी चाहिए थी कि आम आदमी को अहमियत आप क्यों नहीं दे रहे। जो चीनी के ऊपर गेम डल रही है, जो कहानी है, छोटी सी बात ज़रा कर लूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे, ये जो इन्होंने अब एहतसाब साहब ने, वो जो शहजाद अकबर हैं, उन्होंने नोटिस ले लिया ना चीनी का बुजदार के साथ बैठ के। मुझे तो रमजान शरीफ में चीनी नहीं नजर आ रही, कीमतें तो इनके काबू में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था 81 रुपए पे मेरी माशी टीम ले आई। अब ये इन्हीं की हुकूमत ढूंढ रही है। ये छापे पहले भी मारे थे, तब भी चीनी दोबारा 100 रुपए पे चली गई थी। और जहांगीर तरीन ने PM को मैसेज किया था, मैं इसी प्रोग्राम में बता चुका हूँ, पर्सनल मैसेज किया कि आप चीनी को काबू कर लें, ये 100 रुपए पे जा रही है। ना उसकी बात सुनी, ना कोई एक्शन लिया, और चीनी फिर 100 रुपए से ऊपर चली गई। अब पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है आया सब के अवामी मसाइल तो हैं जिसको हुकूमत को देखना चाहिए। लेकिन अगर हम इन फैसलों को देखते हैं तो आप क्या समझते हैं, किसके हिस्से में कितनी कामयाबी है, और मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि कोई असरअंदाज होते हुए नजर आ रहे हैं ये फैसले? कामयाबी तो 1+1 है ना। एक कामयाबी उनकी है कि उनकी एक मुस्तकिल कामयाबी नज़र आ रही है, एक आर्जी कामयाबी नज़र आ रही है। ज़ाहिर है वो केस तो भी बाकी है, वो ख़त्म तो नहीं हुआ डस्का वाला। अब बलदियाती इदारों के हवाले से देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है किसी भी उसमें, वो एक काउंसलर का होता है, जो मोटिवेट भी कर रहा होता है लोगों का काम भी कर रहा होता है। PMLN को इन द लॉन्ग रन इसका फ़ायदा होना चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर ये कोई मोमेंटम बना रहे होंगे, लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे होंगे, तो अपर लेवल से लोग इकट्ठे नहीं होते कि आप एक MNA MPA की ड्यूटी लगा दें, लोगों को इकट्ठा करें, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। काउंसलर चूँकि मोहल्ले में हर बंदे को जान रहा होता है, अपने इलाके में लोगों की अच्छी इस्लामदा होती है, पहचान होती है, उसके कहने पर लोग चल भी पड़ते हैं। तो एक तो ये बिल्कुल उसको फ़ायदा होगा। लेकिन इस फैसले में मुझे ये लगता है कि PTI के लिए भी एक फेस सेविंग इसमें मौजूद है। क्या वो इस तरह से है कि अगर इस वक्त आज से 2 महीने बाद भी अगर बलदियाती इलेक्शन कहीं कराने जा रही हो गवर्नमेंट, तो पंजाब में बहुत मुश्किल है इस गवर्नमेंट के लिए कि वो अच्छे, हो सकता है कि PMLN इससे भी बेहतर परफॉर्म कर जाए और ज़्यादा बेहतर मैंडेट मिल जाए उनको, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, वो पॉपुलैरिटी का जो लेवल है गवर्नमेंट का, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बहुत हार्डली कभी कोई बंदा आपको मिलेगा जो मतलब ये तो नहीं कहेगा कि मैं मुतमईन हूँ, लेकिन कहेगा चलो यार कोई नहीं, इन्होंने भी मौका दे दो और बाकी नैना मिले सी। अदरवाइज मेजॉरिटी जब मिलती है आम आदमी की, मैं बात कर रहा हूँ, तो वो महंगाई के हवाले से इंतहाई परेशानी के आलम में होता है कि क्या बनेगा। और अभी जिस तरह से अब बिजली के बिल्स जो नेक्स्ट आने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब बाकी चीज़ें तो कर रहे हैं कि शुगर के हवाले से भी कहते हैं जी, वो शहजाद अकबर साहब आज कह रहे थे कभी 70 रुपये किलो हो जाती है, कभी 100 रुपये किलो हो जाती है, तो यकीनन रमज़ान में और ज़्यादा महंगी हो जाती। अब ठीक है आपने क्रैकडाउन किया, लेकिन देखना ये है कि इस क्रैकडाउन के नतीजे में क्या आम आदमी को सस्ती चीनी मिलना शुरू हो जाएगी। अगर तो मिलना शुरू हो जाएगी तो वेरी गुड, फिर आपको और क्रैकडाउन्स करने चाहिए जहां आपको फील होता है कि नाजायज़ मुनाफा कमाया जा रहा है, फिर आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद रेट्स कम नहीं होते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह आप कहते हैं जी मईशत ट्रैक पे आ गई और बेहतरीन कारकर्दगी है हमारी मुआशी टीम की, लेकिन जब तक वो चीज़ें जो 800 रुपये किलो होती थी, अगर 1800 रुपये किलो को तेल मिल रहा है फिर तो नहीं लोगों को, तो फिर उसको वो तो समझते हैं कि जी मईशत तो बर्बाद हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। आप मईशत
कि मजबूती आम आदमी का मयार ये है कि उसको चीज़ सस्ती मिल रही है, उसकी पहुंच में है, उसकी रेंज में है। अगर उसकी रेंज से आम आदमी तो छोड़ दें, मिडिल क्लास का जीना मुश्किल हो चुका है। मिडिल क्लास के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो बेचारे मांग भी हाथ भी नहीं फैला सकते ना। उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये दौर है जिसमें वो गुजारा करना उनको पड़ रहा है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले मरखल दोनों ठीक हैं। डस्का के हवाले से भी बात, अगर कानूनी और आईनी बात की जाए और असूली बात की जाए, तो अगर उन्होंने रीपोल मांगा था 23 हलकों में, तो फिर 23 में ही होना चाहिए था। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात ठीक है, बहरहाल फैसला जब आएगा फिर देखें। जी हाफिज ताहिर साहब, जाहिर है ये जो हम अवामी इश्यूज की बात करते हैं, ये तो आए दिन हर गुजरते दिन के साथ महंगाई इतनी बढ़ रही है, वाकई जो मिडिल क्लास है वो भी बेचारी अब बैठी रो रही है और गवर्नमेंट को इस तरफ आना चाहिए, आती नहीं है। हाफिज ताहिर साहब, आपको क्या लगता है ये सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले हैं, किसके हिस्से में कितनी कामयाबी के साथ साथ मुस्तकबिल में आप इसके असरात देख रहे हैं सियासी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये जो आदत है ना हमारी फैसले ना मानने की, मुझे तो इससे खतरा नजर आ रहा है कि एक दिन एक पार्टी को रिलीफ मिलता है तो वो कहती है अदलिया जिंदाबाद, उसी पार्टी के अगर मंशा के खिलाफ अगले दिन फैसला आ जाए तो वो कहती है अदलिया मुर्दाबाद। आज एक जज साहब के बारे में जो ट्रेंड चलाया जा रहा है और जो रवैया है, ये बनेगा क्या, खड़े कहाँ होंगे, ये सोचने की बात है। तो अदलिया अपनी जज साहिबान अपनी समझ सोच के मुताबिक अपने फैसले देते हैं। बदकिस्मती ये है कि हर दौर के अंदर और बिलखुसूस अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, जिसका जो दिल चाहता है वो कर देता है। और फिर इज्तिमाई तौर पर तो मैं तो आज आपके प्रोग्राम के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ ट्रेंड चल रहा है और ऐसी नजीबा कलिमात चल रहे हैं, क्या इस मुल्क के अंदर कोई इदारा बाकी भी रहने देना है कि नहीं रहने देना है? कहीं आपने खड़े भी होना है कि नहीं खड़े होना है? कामयाबी क्या है? वो बात सीधी सी है कि आज बहुत खुश है कि जी एक पार्टी, कल जिस तरह एक पार्टी बड़ी खुश थी, आज वो पार्टी नाराज है। तो हमें कानून और आइन के दायरे में फैसलों को देखना चाहिए, वो कोई भी हो, वो हुकूमत के हक में आए या अपोजिशन के हक में आए। और अगर हमने ये रवैया जो इस वक्त हमारे यहाँ देखा जा रहा है या जो इस वक्त चल रहा है, ये अगर इलेक्शन कमीशन आपके हक में बात करे तो आप कहते हैं बहुत अच्छा है, अगर वही इलेक्शन कमीशन जो है कोई ऐसी बात कर दे आप कहते हैं बहुत बुरा है। और फिर जज साहिबान को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, बाकी इदारों को भी ये देखना चाहिए कि उनके फैसलों के असरात अवाम पे क्या हो रहे हैं। और एक दिन वो क्या बात करते हैं, दूसरे दिन क्या बात हो रही है। डस्का में जैसे इलेक्शन कमीशन ने ऐसे स्पीड दिखाई और जब सेनेट का इलेक्शन आया तो उनको वो वीडियो नजर ही नहीं आई जो सारी दुनिया को नजर आती रही। तो ये अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। वक्ती कामयाबी हो, दायमी कामयाबी तो यही है कि अब हम फैसलों को मानने की आदत डालें और फैसले भी मेरिट पर हों, इंसाफ पर मबनी हों, ताकि ये जो है, जहां तक अभी ये बात हो रही थी, अल्लाह ना करे रमजान आ रहा है, हमारी तो दुआ भी है और गुजारिश भी है और इल्तिजा भी है। और हुकूमत अपने तौर पे बहरहाल इक़दाम करेगी, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी ये डरना चाहिए कि ये जो माल इकट्ठा करना है तो फिर कब्र में तो ये माल नहीं जाना, ये तो यही सही बात है, बिल्कुल। ये भी नाम के मुसलमान है, वहाँ सुकून मिलेगा इसी माल के साथ। जी फैसल हुसैन, वहाँ तो फिर आमिर साहब जो कुछ होगा ना, सुकून नहीं होगा। कम से कम जो लोगों का हक खाएगा, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा, जो महंगाई, वज़ीर आज़म ने कहा था ना, मैं तो वो कह रहा था, इंशाअल्लाह जो अच्छे लोग हैं उनको कब्र में सुकून मिलेगा, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को तो कब्र में सुकून नहीं मिलेगा ना। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए नहीं कहा कि उन्हें कब्र में सुकून मिलेगा, उन्होंने शायद अच्छे लोगों के लिए कहा होगा। हाँ, जो अच्छे काम करेंगे उनको कब्र में जरूर मिलेगा। वज़ीर आज़म ने अच्छे काम करने वालों को कहा कि अच्छे काम करो ताकि कब्र में सुकून मिले। सही है। बुरे काम करोगे तो कब्र के अंदर जो है फिर जूते ही मिलेंगे, फिर वहाँ सुकून नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। जी फैसल हुसैन साहब, देखिए ये दो जो फैसले आए हैं, इसमें जो डस्का का फैसला है वो तो चले, इस पर कोई खुश होगा या कोई नाराज़ हो रहा होगा उसको तो आप एक तरफ रखें कि ये बल्दियाती इदारों के हवाले से जो फैसला आया है
ये बड़ी अहमियत का हामिल फैसला है। इस मुल्क का एक अलमिया ये है कि यहाँ की सियासी जमातें जो हैं, अगर वो सबसे ज़्यादा किसी के खिलाफ हैं तो उनके अपने तमाम तर जमहूरियत के दावों के बावजूद जो है वो इन बल्दियाती इदारों के खिलाफ है, जबकि बल्दियाती इदारे जो हैं वो जमहूरियत की जो है और हुकूमत की जो है वो पहली नर्सरी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा जो है उनको ताला लगा कर रखने की कोशिश की जाती है। पहले भी मुस्लिम लीग नून ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी जो बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत कराए थे और बड़ी कराइयत के साथ करवाए थे। अच्छा, करवाने के बाद जो बल्दियाती इदारे हैं उनके इख्तियारात को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सलब कर लिया गया था। मेयर सिर्फ और सिर्फ नाम का मेयर था। अच्छा जी, इस पर अगर आप इस मुल्क को वाकई संजीदगी के साथ मुल्क के मसाइल हल करना चाहते हैं, इमरान खान जो तब्दीली की बात करते हैं तो इमरान खान के पार्टी के अपने मंशूर में जो है वो उसमें एक खुदकार बाइख्तियार ज़िलाई हुकूमतों का निज़ाम जो है मौजूद है। लेकिन उन्होंने आने के बाद हैरत अंगेज तौर पर ना कि वो पंजाब के बल्दियाती इदारों को मजीद बाइख्तियार बनाते, उनको और खुदकार खुद मुख्तार बनाते, बल्कि वो इदारों को जो है वो ख़त्म किया जो उनके अपने मंशूर के भी जो है वो मुनाफी था। अब अगर इस सूबे में पंजाब में बल्दियाती इदारे अगर बहाल हो रहे हैं, अगर इमरान खान साहब को वाकई इस मुल्क से, इस कौम से हमदर्दी और वाकई इस मुल्क की किस्मत को तब्दील करना चाहते हैं तो इन बल्दियाती इदारों को जो है वो जितना आप ताकतवर बनाएंगे उस वक्त तक जो है ताकतवर बनाए बगैर जो है आप इस मुल्क के निज़ाम को कभी भी बेहतर नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें आप देख लें वहाँ सबसे ज़्यादा बाइख्तियार जो है वो बल्दियाती इदारे हैं। सबसे इस मुल्क का एक अलमिया है कि सियासी जमातों ने जो है वो अपनी एक सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम की हुई है। ये सियासी जमातें चाहती नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जो है खुदकार जो है बल्दियाती निज़ाम हो। इस वक्त अगर इमरान खान साहब और तमाम सियासी जमातें इस वक्त जो इस मुल्क में जो गद्दारी की और रियासत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, अगर इन आवाजों को भी आपने दबाना है तो जिले खुद मुख्तारी देनी होगी और जिले खुद मुख्तारी को आपको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। ये नहीं हो कि वज़ीर आला नोटिफिकेशन से जब चाहे जिस हुकूमत को खत्म कर दे, जब चाहे वो मेयर का और कौंसलर का ले ले, कौंसलर के इदारे को बाइख्तियार बना दे, इस मुल्क के 70% मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, मतलब अदालत की तरफ से दो फैसले आए हैं तो इसमें किसी की जीत या किसी हार का सवाल नहीं पैदा होता। मेरा ये ख्याल है कि अदालत जो भी फैसले करती है वो कानून और आइन के मुताबिक और शवाहिद देख कर करती है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारे बहाल करने के अहकाम जारी किए हैं और साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स भी दिए हैं और उसमें इन्होंने कहा है कि ये जो बल्दियाती एक्ट जिसके तहत इदारों को मुअत्तल किया गया था उसका जो सेक्शन 3 है वो आइन के मुतसादिम है और वो गैर आइनी इकदाम था। इसका मतलब हुकूमत ने गैर आइनी इकदाम किया, तो इसके हवाले से भी फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे इसकी तशरीह करनी चाहिए कि उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए जो इसके मूजिब बने और जिन्होंने ये इकदाम किया और जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो बल्दियाती इदारे जो है बुनियादी तौर पर बुनियादी जमहूरियत होते हैं और यही जो है वो एक आपकी पॉलिटिकल सियासी नर्सरी भी होते हैं। माजी में अगर देखें तो आप जो लोग काउंसलर से अपना कैरियर सियासत में शुरू करते थे तो उन पे इतने ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ाम भी नहीं होते थे और माजी में आप देखें कि 85 से पहले जितने भी लोग जो सियासत में आए उन पर इस किस्म के करप्शन के ना इल्ज़ाम थे और ना ही पाकिस्तान में इतनी करप्शन जो है वो इन्वॉल्व थी। लेकिन आप देखें कि एक गैर जमाती इंतखाबात के बाद किस कदर पाकिस्तान की जो सियासत है वो जहर आलूद हुई, करप्शन ज़दा हुई, उसमें छांगा मांगने की सियासत आती है। इखलाकियात की बात करें तो वो उससे भी गिर गए। हर चीज़ जो है उसके बाद जो है पाकिस्तान की सियासत में आई और फिर आप देखें कि जब नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला बने तो उन्होंने नौकरियों का कोटा सिस्टम शुरू किया और इस तरीके से बात आगे आगे चलती रही। बात यह है कि जब बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा, आप देखें कि जब मुशर्रफ आए तो उन्होंने आकर जो ज़िलाई हुकूमतों का निज़ाम दिया इस मुल्क के अंदर, उस दौर में जो पाकिस्तान के अजला थे वहाँ पर कितना तरक्याती काम हुआ और ज़िलाई जो नाजिम थे वो कितने बाख्तियार थे, ब्यूरोक्रेसी उनको जवाबदेह थी। लेकिन उसके बाद आप देखें जब PMLN की हुकूमत आई तो उन्होंने इंतखाबात नहीं कराए। फिर जब इंतखाबात हुए तो उसमें तरामीम की गई और उस तरामीम के जरिए ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा बाख्तियार बनाया गया और जो नुमाइंदे थे अवाम के उनको ब्यूरोक्रेसी के ताबे किया गया और जिसके बाद जो नतायज आने चाहिए थे इस निज़ाम से वो नहीं आए। जब PTI की हुकूमत आई तो इनका ये मंशूर था कि इख्तियारात को निचली सतह पर लेकर आएं।
निचली सतह पर तो आना बहुत दूर की बात थी। जो इख्तियारात PMLN की हुकूमत देकर गई थी, इन्होंने आकर उनको भी तलब कर लिया और 2.5 साल तक जो है कोर्ट में केस रहा। आज उसका फैसला आया है तो खुशाइन फैसला है। अल्लाह करे कि ये निज़ाम जो है आगे चले और हुकूमत पंजाब को भी चाहिए कि वो इन अवामी नुमाइंदों के साथ ताउन करें, क्योंकि ये भी जाहिर है मिलकर काम करना पड़ेगा तो फिर ही सही कह सकेंगे। ठीक है जी इलियास साहब। जी ये बड़ा अच्छा अहम फैसला है कि जी बल्दियाती इदारे जो बहाल हुए हैं इनको होना चाहिए, इसको मुस्तकिल चलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यहाँ हमारे यहाँ देखा कि किसी एक गवर्नमेंट की यानी PML के जो इनके कौंसल जो थे काउंसलर थे, इनके बल्दियाती जो उम्मीदवार थे उनकी तादाद ज़्यादा थी, तो इसको ख़त्म करना था। जाहिर है कि उनकी चाहते थे कि वो अपनी उनकी इजारादारी रहे। तो वो जो सूरत हाल है कि इस वक्त ये देखें कि ये सिस्टम ख़त्म होने की वजह से, बल्दियाती सिस्टम ख़त्म होने की वजह से आप देख लें लाहौर की सड़कें, गंद तो अलहदा जाए, कूड़ा अलहदा है, ये सड़कें टूट फूट का शिकार। ये अवामी नुमाइंदे होते हैं, ये आवाम के बुनियादी मसाइल हल करते हैं। ये गवर्नमेंट का थर्ड ईयर है और इसका ज़रूरी यही होता है कि लोगों के बुनियादी मसाइल, उनके जो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरे करते हैं ये नुमाइंदे। उनके मसाले कौंसलें होती हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं, लेकिन वो काम नहीं हुए। अब ये MPA MNA वगैरह कोई किसी के लोगों के पास नहीं जाते, ना कोई मसले हल करते हैं। आज देख लें लाहौर शहर में कौन सा जाता है, कौन MNA MPA जाता है लोगों के मसाइल हल करने के लिए। ये बिल्कुल एक सिस्टम कोलैप्स हुआ था, लेकिन अब ये बहाल होगा। अदालत ने जो अपना फैसला दिया है इसकी मज़ीद तशरीह होगी, उसमें देखेंगे कि इनको जो 22 महीने जो ज़ाया हुए हैं इनको एक्सटेंड किया जाता है कि क्या होता है। अब ये देखना है कि इंतखाबात वक्त पर होते हैं, अब ये देखना है इनके लिए भी एक टाइम है, विन विन सिचुएशन है। अगर PTI की गवर्नमेंट को ये टाइम मिल जाता है तो ये अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं। अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर सकेंगे तो फिर आइंदा जो इंतखाबात होंगे तो उनमें फिर एक दफ़ा दूसरे जो लोग हैं इस वक्त बहुत जो मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं है, लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, पानी नहीं मिल रहा, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। ये बुनियादी मसाइल होते हैं, ये ज़िली हुकूमतें होती हैं, ये सिस्टम को ठीक करती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। बाकी डस्का का इलेक्शन है, उसमें देखें मजीद क्या आता है कि 23 हल्कों में इलेक्शन होता है, तो ये ठीक है, ये जो भी फैसला हो अदालत की तरफ से। आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है मरियम नवाज की हिफाजती जमानत, पावर शो का मकसद क्या? ये सवाल हम रखेंगे और इस पर राय लेंगे ब्रेक के बाद। खौफ का वो आलम है कि देखा ना जाए, और यही वो हुकूमत है कि जिसके किराए के तर्जमान जो है वो ये बात करते नहीं थकते थे कि जी ये PDM की तो कोई सूरत ही नहीं है और PMLN तो कोई जमात ही नहीं है, जिनके तो साथ है ही कोई नहीं। बेल आगे तो साहब वो हम उसके साथ हैं, लेकिन इस तरह का विक्टिमाइजेशन वाला अमल हम सारे इसके खिलाफ मुतहद हैं। और हम कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हमारे कारकुन भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और हम कोई जंग करने नहीं जा रहे। कल PMLN की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा चौधरी शुगर मिल्स और जाती उमरा अराजी केस में नैब लाहौर के सामने पेश होने जा रही हैं। गो कि उन्होंने गिरफ्तारी के खदशात के पेश नज़र अपनी अबूरी जमानत करा रखी है, लेकिन इसके बावजूद लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के साथ रैली की सूरत में नैब जाएंगी। माजी की सख्त तरीन हरीफ जमातें पीपल्स पार्टी और JUIFA भी मरियम नवाज से इजहारी यकजहती के लिए रैली में शरीक होंगी। मरियम नवाज की पेशी के लिए PMLN ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। हमजा शहबाज मरियम नवाज के साथ रैली की क़यादत करेंगे। उधर नैब ऑफिस को रेड जोन करार दे दिया गया और आज से रेंजर्स भी तैनात कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज की पेशी पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे, कानून की हुक्मरानी हर सूरत कायम रखी जाएगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ, कल भी हमने इस पर बात की थी कि हिफाजती ज़मानत के बाद क्या रैली की ज़रूरत है। आज हमारा सवाल ये है कि इस पावर शो का मकसद क्या है आपके ख्याल में? पावर शो जाहिर है जब आप किसी पॉलिटिशियन को बुलाएंगे तो उसने पावर तो शो करनी होती है और ये बताना भी होता है कि बहुत बड़ा हजूम मेरे साथ आएगा और लोग मेरे साथ हैं, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। अगर गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट अजीब खौफ का आलम है जी कि लोग इतने जा रहे हैं। एक तो वो पिछला इंसिडेंट जो हुआ था, इसीलिए आज प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहना पड़ा कि अमन अमान किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है आपकी गवर्नमेंट की, आपकी इंतज़ामिया की, कि आप इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा न। लेकिन देखें, बहादुर दोनों बहुत हैं। हुकूमत इतनी बहादुर है कि वो चाहती है कि जी वो अकेली चली जाए। नैब ने वो एक दरख्वास्त भी दी थी, ज़ाहिर है वो तो निपटा दी हाई कोर्ट ने,
कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मरियम भी इतनी बहादुर है, अदरवाइज़ वो कह रही होती हैं कि जी जेल जाने से नहीं डरते ये वो, लेकिन वो भी ज़मानत करा के जा रही हैं। तो बहादुरी तो दोनों की अल्टीमेट है, इसमें तो मानना पड़ेगा। लेकिन स्टिल एक पॉलिटिशियन का राइट है, अगर हाँ कल अगर इनकी गवर्नमेंट होगी और पीटीआई का कोई बंदा इस तरह जा रहा होगा तो फिर इसी तरह से आपको उस पर तनकीद गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही होगी कि ये क्या क्यों लोग लेके जा रहे हैं। तो ये तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, गुजारिश ये है जी कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हो या कोई भी हो, जब किसी को बुलाया जाता है और उसके पास दलील हो, उसके पास शवाहिद हो, तो वो फिर ड्रामेबाजी थोड़ा करता है, हजूम थोड़ा लगाता है। ये तो एक मैं समझता हूँ कि सियासी निज़ाम बन गया है। नैब 2 महीने बाद एक नोटिस भेजती है, उसके ऊपर 2-3 दिन जो है वो टीवियों पे आपकी मीडिया के ऊपर आप छाए रहते हैं। ये तो भाई मुकदमात मौजूद है, शवाहिद मौजूद है, अदालतों में भेजें ताकि पता चले, बरी होना है जिसने बरी हो, सजा होना है जिसने सजा हो। ये तो 20-20 साल से हम देख रहे हैं, यही कुछ ही हो रहा है। और लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर कोई कानूनी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेगा, सूरत हाल खराब करेगा, और ये चाहते यही हैं जो सूरत हाल है किसी तरीके से लाशें गिरे, किसी तरीके से खून खराबा हो, तो फिर उसके जो नताइज होंगे वो बहरहाल किसी के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। ठीक जी। आमिर साहब, वो मैं पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब चूँकि सारी तरफ ही इन है, वो एहतसाब के भी हैं, वो मुशीर दाखिला भी हैं, और वज़ीर दाखिला जिनको कोई पता नहीं कि FIA ने क्या काम किया है। वो जो पीर वाले दिन बड़क लगा रहे थे ना, मैं अपनी वजारत में किसी को दखल नहीं देने देता और दूसरों की वजारत में दखल नहीं देता, और साथ ही उन्होंने कोई थी वज़ीर ख़ारजा का भी बयान कर दिया था कि वो आ रहे हैं और वो वीज़े देंगे। तो उनका तो हशर हो गया कि FIA ने जो कार्रवाई की है शुगर मिल वालों की, उनको कोई पता नहीं था। तो ये है हुकूमत, और संगीनी इतनी है कि वज़ीर आज़म कोरोना में बैठ के मरियम नवाज़ को याद कर रहे हैं, और हालत इतनी है कि जी वो कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। एहतसाब साहब जो हैं, शहजाद अकबर साहब बैठ के, क्योंकि ये इस मुल्क का अलमिया है भाई। वो पॉलिटिकल लीडर है, हमने कल भी कहा था उसको जाना चाहिए, वो कल भी जाएगी। और आप हाई कोर्ट में नैब की सूरत में चले गए, या तो गवर्नमेंट करती बात, वहाँ नैब को आगे कर दिया। वो पहले लितर खा के आए हुए हैं वहाँ से बैठ के कि भाई आप क्या कर रहे हैं, किस किस्म के केसेस। सुप्रीम कोर्ट के इतने रिमार्क्स नैब पे आए हुए हैं। वो पॉलिटिकल कामों से हटती नहीं नैब। भाई आपको अपना काम करना है, आपने कह दिया गवर्नमेंट को कि हमारी सिक्योरिटी करें, आपका काम खत्म हो गया। आप हाई कोर्ट में किस लिए गए? आपको जाना ही नहीं चाहिए था, आपका तो अपना काम है ना। लेकिन चूंकि आप खुद मेलाफाइड इंटेंशन पब्लिक करते हैं, चूंकि बयानात देने की इतनी आदत बन गई है कि हर DG, हर बंदा इनमें से सियासतदान बनने की कोशिश करता है, जवाबन प्रेस रिलीज इशू करते हैं, जबकि हुकूमत के वजीरों के पास और कोई काम ही नहीं है कि वो अपोजिशन के खिलाफ और नैब के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नैब को जरा थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए था कि भाई आपके पास आ रही हैं, वो पहले भी आपके में मान रही हैं, पहले क्या कर लिया था आपने, जमानतें हो गई थी, अब भी क्या कर लेंगे आप? आपके पास केस नहीं है, आप सिर्फ जवाब बनाते हैं प्रेशर बनाने का। जो आज कायरा साहब कह रहे थे ना कि एहतसाब अगर बिला एहतसाब हो, बिला तफरीक हो, तो वो KP का जो एहतसाब रखा हुआ है रोक के बिला तफरीक, आप कैसे मतलब आप कहते हैं हर दफ़ा कि जी हम केस देखते हैं फेस नहीं, लेकिन आप तो सिर्फ फेस देख रहे हैं, आप सिर्फ यही काम कर रहे हैं। आज IMF ने $500 मिलियन जब दिए हैं, उसका आखिरी पैरा पढ़ लें, उन्होंने कहा है कि एंटी करप्शन के इदारों को ठीक करें। ये गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग सिचुएशन उन्होंने बयान कर दिया साथ ही। जी इलियास साहब, बिल्कुल जो इसी तरह है कि ये जो सूरत हाल है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो कल बनती नज़र आ रही है, और गवर्नमेंट इस पर बैठी हुई है, पंजाब गवर्नमेंट भी बैठी है कि किस तरह रास्ते रोकेंगे। उन्होंने रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। मेरे ख्याल अभी से थोड़ी देर बाद लाहौर के दाखिली रास्ते या अब से कुछ देर बाद बंद कर दिए जाएं ताकि लोग ना आ सकें। जाहिर है पॉलिटिकल लीडर हैं, वो तो लेके आएंगे, अपनी पावर शो करेंगी, और उनके साथ जितनी इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, वो कह रही हैं कि जी उनके साथ जाएंगी। तो ये काफ़ी एक शो लगने के जा रहा है। जिस तरह नैब को बस जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए। नैब को बाख्तियार अदारा और ख़ुद मुख्तार अदारा होने के नाते जो करना चाहिए बिल्कुल बिला तफरीक जो करना चाहिए। एहतसाब तमाम जो दूसरे केसेस हैं उनका भी करना चाहिए, लेकिन जो ये सूरत हाल है इसमें ये देखना चाहिए कि सिचुएशन ख़राब ना हो लॉ एंड ऑर्डर की। इस तरह मार धाड़, इस तरह जिस तरह अगर रेजिस्ट करेंगे तो आगे से रोका जाएगा तो कारकुन मुश्तिल ना हो। अब ये देखना है कि क्या प्लान करें। अभी तक तो सिक्योरिटी प्लान बन रहे हैं
कि कहाँ से रोकना है, किधर से रोकना है। अब ये है कि उनके लिए ये भी है कि उनके लिए बाकायदा एक अंदर प्लान किया जा रहा है कि किस तरह उनसे 2 केसेस हैं, दोनों केसेस में किस तरह दोनों जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीमें बनी हुई हैं वो अलग-अलग उनसे सवाल करेंगे, उनके सवालनामे देंगे। अब ये जो सारी सूरत हाल है कि अगर अंदर जा पाती हैं, नहीं जा पाती हैं, किस तरह ये सूरत हाल है, ये अब इन पर मुनहसर है कि अंदर जाने की इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती। ये एक बड़ी सिचुएशन बनने जा रही है सुबह। अगर इसको देखें, इनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर पिछली दफ़ा की तरह वाक़या होगा। ठीक है जी, फैसल हुसैन साहब। देखिए, मरीम नवाज साहिबा को अवाम के साथ, पब्लिक के साथ, कारकुनों के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसका अखलाकी और सियासी जवाज़ क्या है, इस पर तो देखिए मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। लेकिन जैसे इलियास साहब बता रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत इस इवेंट को रोकना चाहती है, उनकी आमद पे मौके पर जो बैरियर लगा रही है और रेड जोन डिक्लेयर कर रही है मुख्तलिफ इलाकों को, इसका क्या जवाब है? अगर हुकूमत तो फिर जो असल, अगर मरीम नवाज साहिबा का बुनियादी मकसद तो यही होगा ना कि अपने मसल दिखाएं, मसल दिखा के एक बड़ी खबर बनाए, तो हुकूमत तो खुद जो है उनके लिए आसानी पैदा कर रही है। तो हुकूमत को खुद चाहिए, अगर वो पब्लिक के साथ जा रही है तो जाने दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पे तो आप एक डिबेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जा रही है तो हुकूमत जो रोक रहा है, उनको रोक रही है, उस रोकने का जो है वो जवाब क्या? अगर वो लोग अवाम अंदर दाखिल नहीं होते, वहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं करते हो, एक खास हद तक वहाँ पे रहते हैं, तो ठीक है, पब्लिक के साथ चली जाए, इससे क्या 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 फ़र्क पड़ेगा? लेकिन अगर उन्हें हुकूमत ने रोकने की कोशिश की और वहाँ हालात ख़राब हुए, अमन अमान का मसला हुआ, तो बिलावजह की जो है वो एक खबर बनेगी, और ये खबर जो बनेगी इससे हुकूमत की अपनी रेपुटेशन जो है वो वही ख़राब होगी। बाकी तो जहाँ तक नैब की कारकर्दगी का ताल्लुक है, उस पर तो लोग बहरहाल हर तबके के लोग ही जो है वो सवाल उठा ही रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे खबर कोशिश करे कि खबर ना बनवाए। बिल्कुल दुरुस्त बात। जी शकील अंजुम साहब। दुआ, देखिए, मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब जो है इमरान खान, वो एक एहतसाब के नारा और करप्शन की बुनियाद पर जो है पाकिस्तान में इलेक्शन जीत कर आए थे, और जिस इदारे ने एहतसाब करना था, वज़ीर आज़म साहब खुद और उनकी जो तर्जमान हैं, उन तमाम लोगों ने इस इदारे को मुतनाज़ा बना दिया है। और अगर ये इदारा मुतनाज़ा ना होता तो आज जो सूरत हाल डेवलप होने जा रही है, मेरा ये ख्याल है कि ये सूरत हाल डेवलप नहीं होनी थी। अगर जो जिनको बुलाया जाता है उनको ये एतमाद हो कि उनके साथ जो है सही इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उनके साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी, उन्हें जो है मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी, तो फिर इस किस्म की सूरत हाल पैदा नहीं होती। अगर हम इस सारी सूरत हाल का बैकग्राउंड देखें तो उससे पहले आप देखें कि नैब ने मरीम नवाज साहिबा की दरख्वास्त ज़मानत जो है मुस्तरद करने की दरख्वास्त दी हाई कोर्ट को, वहाँ से काम नहीं बना तो फिर उन्होंने जो है उनको फिर इधर बुला लिया जाती उमरा केस और चौधरी शुगर मिल के अंदर, और उसके बाद जो है फिर जब उन्होंने कहा कि वो अपने पूरी जो है तंजीम और पार्टी के साथ आएंगी, तो फिर अपना दोबारा दरख्वास्त दे दी कि उन्हें मना किया जाए। इससे लगता है यही है कि हुकूमत और नैब जो है वो मरीम नवाज से खौफजदा हैं, और अगर वो कल वहाँ पर जाएंगी, जाहिर है उन्होंने जाना है, कल पेश होना है, और वो अपने कारकुनान के साथ जाएंगी, और दीगर जो PDM की जमातें हैं वो भी उनके साथ होंगी, उनके कारकुनान भी साथ होंगे। और जिस तरीके से हुकूमत प्लान कर रही है कि वहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पैदा हो जाता है तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद होगी। अपोजिशन तो चाहती यही है कि हालात ख़राब हों, और हुकूमत जो है उसका मलबा जो है हुकूमत पर डाला जाए कि हुकूमत की वजह से ही जो है ये हालात ख़राब हुए हैं, और हुकूमत को बिल्कुल इस बात की कोई परवाह नहीं है कि एक चीनी जो है उसकी कीमतें हुकूमत से नहीं संभाली जा रही, और हुकूमत का पूरा जोर जो है इस वक्त इसी बात पर लगा हुआ है कि किस तरीके से मरीम नवाज को रोकना है, PDM को तोड़ना है, किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है, जबकि मैंडेट जो है वो कुछ और मिला था। ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया शकील अंजुम साहब, ब्रेक की तरफ जाना है जी। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ब्रेक की तरफ जाना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, वज़ीर आज़म कोरोना का शिकार, क्या आइसोलेशन में फिजिकली इजलास और मुलाकातें करना दुरुस्त है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को 20 मार्च को कोरोना हुआ, और वो आजकल बनी गाला में आइसोलेशन में है, और घर बैठकर उन्होंने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक़दा परेड भी TV पर देखी। करंट
करंतना में होने के बावजूद साथ साथ प्राइम मिनिस्टर सरकारी अमूर निपटाने में भी मसरूफ हैं। उन्होंने आइसोलेशन के दौरान बनी गाला में फिजिकली मुतअद्दिद वफाकी वज़रा और मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें की, गवर्नमेंट की सियासी कमेटी के इजलास की सदारत भी की और कई अहम हिदायत भी उन्होंने जारी की। मुलाकातों और इजलास की तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने यह सवाल उठाया है कि कोरोना की शिकार वज़ीर आज़म कौम के लिए क्या मिसाल कायम कर रहे हैं। फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल यह है, वज़ीर आज़म कोरोना का शिकार हैं, आपको लगता है आइसोलेशन में फिजिकली इजलास और मुलाकातें करना दुरुस्त है? देखिए, साइंसी तौर पे तो जितने वो फासले से मुलाकात कर रहे हैं उससे तो कम से कम किसी दूसरे को कोरोना नहीं लगता, लेकिन करने की ज़रूरत क्या थी? इतना बड़ा मामला आ गया था कि वो नहीं करते तो बड़ी कोई तबाही मच जाती। अगर चले आपने इजलास कर भी लिया था तो उसकी तस्वीर जारी करके अपना मजाक बनवाने की ज़रूरत क्या थी? तो ये हुकूमत जो है वो खुद अपनी दुश्मन ने अपना मजाक खुद ही उड़वाती है। जी हाफिज ताहिर साहब, देखिए बात ये है कि डॉक्टरों ने उन्हें इजाजत दी होगी तो उन्होंने इजलास किया है ना। वो वजीर आजम पाकिस्तान है और अक्लमंद आदमी है, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी तिब्बी जो टीम है, मेडिकल टीम है, उन्होंने उसकी इजाजत दी होगी तो उन्होंने ये मीटिंग की है। और अगर फासले से मीटिंग की है और उसकी तस्वीर जारी हो गई है तो कोई मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। सही है। उनके टेस्ट वगैरह जो है वो बेहतर है माशाल्लाह, उनकी सेहत बेहतर है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि इमरान खान साहब ने मीटिंग क्यों कर ली। फासले से मीटिंग जो है वो वैसे इतने फासले से कोरोना नहीं आता है। ठीक है, अल्लाह पाक सबको सेहत से रखे। जी बिल्कुल, आमीन। जी आमिर इलियास राना साहब। जी बिल्कुल, अल्लाह मियाँ वज़ीर आज़म को जल्द जल्द सेहत अता करे, लेकिन ये एक संगीन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। और ये जो है ना मीडिया पे हर वक्त आने का छाने का, उसमें ये जो मीडिया की टीम के ही लोग सारे बेसिकली बैठे थे। कम से कम प्राइम मिनिस्टर को कोई मसला नहीं था अगर शीशे की वॉल रख ली जाती। आप वीडियो पे तो नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें फिर वो पब्लिक होने का डर हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप चीज़ें प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो अपने ही घर में शीशे की स्क्रीन लगा के उससे माइक के ज़रिए बात हो सकती थी। ऐसी तस्वीर होती तो उसको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है जी, सेहत भी ठीक है। मुझे नहीं पता वो डॉक्टर अभी तक पूरी दुनिया में नहीं आए जो करंतना का रिकमेंड करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप मिल लें लोगों से। नहीं, ऐसा ये गैर जिम्मेदारी और ये नहीं होनी चाहिए थी। और प्राइम मिनिस्टर के जिन लोगों ने ये मीडिया हैंडलिंग की और तस्वीरें इशू की, मेरा ख्याल है उन्हें सोचना चाहिए कि हम क्या करें। शकील अंजुम साहब। तो देखिए, आज का जो वज़ीर आज़म साहब की तस्वीर और मीटिंग्स हैं वो समझ से बालातर हैं कि क्यों ये जारी की गई हैं। जो कौम के लीडर होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, वो कौम के लिए रोल मॉडल होते हैं और कौम जो है उनको फॉलो करती है। हमारा अलमिया ये है कि पहले ही कौम जो है वो कोरोना को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि ये कोई वबा नहीं है। तो आज जो वज़ीर आज़म साहब ने कौम को पैगाम दिया है और उन्होंने उस पर वो मोहर सख्त कर दी है कि कोरोना जो है वो समाजी फासले से बिल्कुल नहीं फैलता है। और मुझे ये लगता है कि जो रही सही खैरात की वैक्सीन आ रही थी, दुनिया भी हैरान होगी कि जहाँ वज़ीर आज़म साहब को ज़रूरत नहीं है तो फिर इस कौम को देने का क्या फ़ायदा। जी इलियास साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज अगर जो तस्वीर जारी की है इसमें बताना चाहते हैं वो असाबी तौर पर मजबूत हैं और उनकी सेहत ठीक है, वो यही दिखाना चाह रहे होंगे और उन्होंने आज दिखाया, मीटिंग की है। बहरहाल ऐसी चीज़ों से जितना भी उनको जो फासला रखा है उसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि दूसरों को एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल ऐसे मौक़ों पर अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग भी एहतियात नहीं करेंगे। सही जी आया साहब। लेकिन ये फैसल ने वो कर दी, साइंसी तो जी हाफिज साहब कर गए, तिब्बी तो जी, तो मैं को आर्ट्स की तरजीह करूं तो ये SOPs पे जब हम लोगों को कह रहे होते हैं बार बार अमल करो, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जब ये तस्वीर जाएगी तो उसके बाद कौन किससे कहेगा कि SOPs पे अमल करो और कौन SOPs पे अमल करेगा और क्यों करेगा। बेशक फासला होगा, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, किसी को कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन स्टिल ये आप लोगों को जो तस्वीर दे रहे होते हैं ना, उसमें एक मैसेज होता है। तो मेरा ख्याल ये मैसेज ठीक नहीं गया, प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, ये मैसेज ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आवाम को जब आप एहतियात की और SOPs की तलकीन करते हैं तो जाहिर है वो अमली तौर पर आपके अंदर भी नजर आना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।